नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइन। इजिप्ट स्वेज कनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देगा भारतीय उद्योगों को जगह। भारतीय निवेश को इजिप्ट में बढ़ाना मकसद। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इजिप्ट के राष्ट्रपति। समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी के लिए कैंपेन लॉन्च। यूएनडीपी इंडिया ने लॉन्च किया कैंपेन। प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना है मकसद। और ओएनजीसी करेगा भूतापीय ऊर्जा स्रोतों की तलाश। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना मकसद। जीएसआई कर चुका है ये सर्वे। आइए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। इजिप्ट ने भारतीय उद्योगों को स्वेज कनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्पेस देने की बात कही है। इस मामले में दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें इजिप्ट द्वारा भारतीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वर्तमान में इजिप्ट में भारत का निवेश 3.15 बिलियन से ज्यादा है। गौरतलब है कि स्वेज नहर एक कृत्रिम नहर है जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों के साथ जोड़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया कराती है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 1869 में इसे आवागमन के लिए खोला गया था। स्वेज नहर की गैर मौजूदगी में अरब सागर से यूरोप जाने वाले जहाजों को दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूरा चक्कर लगाकर जाना होगा। इस नहर पर इजिप्ट की अथॉरिटी है जो भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। इसके दक्षिणी सिरे पर मौजूद है पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर है पोर्ट सईद। इस नहर में झील भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। आपको बता दें, इजिप्ट एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह देश उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में स्वेज की खाड़ी और लाल सागर से सीमा साझा करता है। यह पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल, तो दक्षिण में सूडान से सीमा साझा करता है। यूएनडीपी इंडिया ने समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी के मकसद से एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसका मकसद सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इस कैंपेन में प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। इसमें प्लास्टिक वेस्ट का सोर्स पर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेटेड वेस्ट का कलेक्शन और हर तरह के प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के लिए मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज गठित करने की बात कही गई है। कैंपेन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से शहरी स्थानीय निकाय मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज या स्वच्छता केंद्रों का गठन करेंगे। यूएनडीपी के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका मकसद गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करना, विकास को बढ़ावा देना है। यह देशों की सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसका गठन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा साल 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा ही जारी की जाती है। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी में संसाधनों की बर्बादी, ऊर्जा लीकेज आदि को न्यूनतम कर दिया जाता है। इसमें मेक, यूज, रिसाइकल की अवधारणा का पालन किया जाता है। एक प्रक्रिया का अपशिष्ट दूसरे के उत्पादन के लिए संसाधन के तौर पर इसमें प्रयोग किया जाता है। बीते 26 जनवरी को देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी के ही दिन साल 1950 में भारत शासन अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र बना था। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगे को फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति तिरंगे झंडे की फ्लैग अनफलिंग करते हैं यानी झंडे को फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है यानी ध्वजारोहण किया जाता है। इन दोनों ही दिनों में तिरंगे झंडे के साथ होने वाली रीति रिवाजों में फर्क है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। साथ ही तिरंगे को खंभे के एकदम नीचे सिरे से बांधा जाता है। प्रधानमंत्री रस्सी के जरिए तिरंगे को ऊपर खींच कर ले आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ध्वजारोहण कहलाती है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को खंभे के ऊपरी सिरे पर बांधा जाता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा बिना ऊपर खींचे अनफल किया जाता है यानी फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का दिन भारत के नए राष्ट्र के तौर पर जन्म लेने का दिन है। उस दिन देश औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुआ था।
ब्रिटिश जैक को नीचे करके भारतीय झंडे का ध्वजारोहण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति का पद नहीं था। राष्ट्रपति के पद के बराबर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक थे। इसलिए राष्ट्रध्वज को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने होस्ट किया। 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र था। भारत का संविधान एक स्वतंत्र देश की संविधान सभा ने अपनाया था, इसलिए दोनों दिनों में राष्ट्रध्वज के रीति रिवाजों में फर्क देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात कही गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था। ONGC भारत के जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज को मैप करने की योजना बना रहा है। जियोथर्मल एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा का बेहतर विकल्प है। गौरतलब है कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ONGC का यह फैसला इसी लक्ष्य को पूरा करने के मकसद से लिया गया है। वर्तमान में भारत दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे ऊष्मा के तौर पर संचित होती है। पृथ्वी के भीतर पानी गर्म होकर बाहर झरने के तौर पर बाहर आता है। गर्म पानी गीजर, हॉट स्प्रिंग, मड पॉट्स और स्टीम वेंट्स के जरिए बाहर आता है। इनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारत के लद्दाख में पूगा वैली और चम्माथांग, गुजरात में कैम्बे, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और तेलंगाना में खम्माम भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य भूतापीय ऊर्जा साइट्स में बिहार में राजगिरी, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, झारखंड में सूरजकुंड, उत्तराखंड में तपोवन और हरियाणा में सोहना क्षेत्र प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अनहोनी और ओडिशा में ताप्तापानी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। भूतापीय ऊर्जा के लाभों की बात करें तो यह स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है। हालांकि शहरी क्षेत्र से दूर होने के कारण इससे विद्युत उत्पादन खर्चीला होता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भूतापीय ऊर्जा स्रोत दिया गया है और एक तरफ है अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, सोहना हरियाणा, पूगा वैली लद्दाख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वेज नहर को आवागमन के लिए 1869 में खोल दिया गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सही कथन कूट के माध्यम से चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। मैंने पूछा था, एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है। 3 सदस्यों से बनी इस संस्था के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त पद किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी चुनाव आयोग। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिप्लेस ट्रांस फैट मॉड्यूल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2014 से की गई थी। G20 का 2023 में सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाना है। सही कथन या कथनों का चुनाव कूट के जरिए करना था। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 1 और 3। दूसरा कथन गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत साल 2011 से की गई थी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे कंपाइलेशन के साथ, पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और स्टडी IQIS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।